हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशंस में, लाइक टीजीटी एंड DSSB, वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ KVS, NVS and even CTET and state tests too. So let's start. To the point हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। मैटर is a substance which have mass and occupies space, and matter is made up of tiny particles. एग्जाम्पल हो गया मैटर का नोटबुक, पेन, स्टार, सन, ये सब चीज़ें जो है मैटर के अंदर आती हैं। अब ये मिलकर के बना है बहुत सारे पार्टिकल्स से। पार्टिकल का नेचर जो है डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं यहाँ से वहाँ, और उनके बीच में स्पेस भी होता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच में जो स्पेस होता है, जैसे कि सॉलिड है उसके बीच में भी अपना स्पेस है, अगर वो गैस है तो भी उसके बीच में अपना स्पेस है, या फिर वो लिक्विड है तो भी उसके बीच में अपना एक स्पेस है। अगर हम बात करें कि ये जो इसका स्पेस होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है, तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ऐसे करता है कि अगर हमारे पास है ग्लास ऑफ वाटर, एंड ग्लास ऑफ वाटर में हमने ऐड करा शुगर या फिर सॉल्ट, ठीक है, हमने शुगर ऐड करा तो उसके पार्टिकल्स यहाँ पर आए, और इससे पहले इसमें थे, ये रेड से हैं वाटर पार्टिकल्स जो कि बहुत ज़्यादा है, वाटर पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं, और हमने इसमें ऐड कर दिए जो कि ब्लैक से हैं शुगर। तो ये पार्टिकल्स जो है इनके बीच में जो भी गैप है इससे एक दूसरे से ये जुड़ जाएंगे, इस तरह से ये जुड़ जाएंगे कि ये एक बहुत अच्छा खासा अपना जो है वो बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो इसीलिए फिर यहाँ पर ये जो है हमारा सॉल्यूशन मिलकर के तैयार हो जाएगा इससे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। उसमें एनर्जी होती है और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर हम उसका टेम्परेचर को राइज करते हैं। जैसे कि वाटर अगर बॉयल हो रहा है तो बॉइल्ड वाटर में जो है सबसे ज़्यादा वो मूव करेंगे एक दूसरे से, और इधर उधर वो इस तरह से डायरेक्शन में भागेंगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से ये ऐसा होता है, मूवमेंट उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मूवमेंट देख लेते हैं क्या होता है। मूवमेंट जो है वो सॉलिड्स में मिनिमम होता है। सॉलिड जो है अपने हिसाब से एक तरह से रखा हुआ है हमने, पर उसके हम अगर गर्म करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसमें थोड़ा देर में स्टार्ट होगी, लिक्विड में जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और देन मैक्सिमम इन गैसेस में तो पता ही नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा हायर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो मूवमेंट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैसेस में होती है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि इस टैप से अगर वाटर आ रहा है तो वाटर कंटिन्यूसली आ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है जो कि सॉलिड में मैक्सिमम होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स में होता है, नेग्लिजिबल इन गैसेस में होता है। गैसेस में सबसे कम अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से वो पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, और फिर देन लिक्विड, और सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम ये बहुत ज़्यादा पास होते हैं सॉलिड में। ठीक है, और इस आकर्षण, ये जो हम कह रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स, ये हर चीज़ में ये अलग अलग होगा, हर चीज़ में अलग अलग होगा। जैसे कि रबर बैंड की अगर हम बात करेंगे तो रबर बैंड का जो है वो अलग होगा, और अगर हम बात करेंगे किसी वुड की तो ये पीस ऑफ वुड में अलग होगा। जैसे कि रबर बैंड में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि वो रबर बैंड को किस कैटेगरी में रखें, पर रबर बैंड भी जो है वो हमारी सॉलिड की कैटेगरी में आता है। वो ऐसे आता है कि अगर हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप तो चेंज हो जाती है, लेकिन अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वो अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाता है, और अगर हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा देंगे तो वो टूट भी जाता है, पर वो सॉलिड की ही कैटेगरी में आएगा। अब स्टेट ऑफ मैटर में थोड़ा और कंपैरिजन अगर हम करेंगे इनकी स्टेट्स के बीच में, तो सॉलिड में जो है डेफिनेट शेप होता है, जैसा मैंने बताया वो चेंज होने वाला है, जो रबर बैंड का एग्जांपल अभी दिया,
लिक्विड में कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, गैस में भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज जो हैं वो सॉलिड में है, नो डेफिनेट बाउंड्रीज लिक्विड में, एंड गैस में भी नो डेफिनेट बाउंड्रीज। रिजिड सॉलिड रिजिड होता है, फ्लूइडिटी होती है लिक्विड में, एंड फ्लूइडिटी होती है गैसेस में। फ्लूइडिटी यानी कि बहने का गुण होता है, वो बहने का गुण इसी वजह से होता है कि वो पार्टिकल्स जो हैं थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, जबकि इसमें जुड़े हुए हैं अच्छे से। इनकम्प्रेसिबल यानी कि सॉलिड को अगर हम दबाएंगे तो ये ठोस होते हैं, इनकम्प्रेसिबल कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं ये। और लो कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड में और हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेस में। डेफिनेट वॉल्यूम की अगर बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है और लिक्विड का भी डेफिनेट होता है, जबकि गैसेस का नहीं होता है। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अगर हमें किसी भी मैटर की स्टेट में चेंज करना है, यानी कि हमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड से गैस में, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 2 कैटेगरीज हो जाती हैं। एक तो हो जाती है बाय चेंजिंग टेम्परेचर और एक हो जाता है बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी कि प्रेशर से भी और टेम्परेचर से भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सॉलिड है स्नो या फिर पीस ऑफ आइस है, इसमें हमें टेम्परेचर को हमने बहुत ज़्यादा कर दिया या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर हमने इसे रखा तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वाटर से फिर उसके बाद ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अगर हम मई या फिर जून में अगर पानी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो उसमें जो है वो वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है। बाय चेंजिंग प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो ये गैस है, गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर थे। अब हमने पिस्टन से यहाँ पर प्रेशर जनरेट किया तो पार्टिकल्स थोड़ा पास आए, फिर थोड़ा और पास आए, तो ऐसे करते करते वो गैस से लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड से सॉलिड में। सॉलिड जिसके कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं। नेक्स्ट, बाय चेंजिंग टेम्परेचर में मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इज मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है और मेल्ट होते होते वो लिक्विड बन जाए जिस टेम्परेचर पे, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेज, यानी कि 1 kg सॉलिड है हमारे पास और हमने इसको लिक्विड में चेंज कर दिया, तो इसमें हमारी जितनी हीट की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये हीट से हम इसमें चेंज कर रहे हैं, हीट और प्रेशर 2 चीज़ें थी, तो हीट से चेंज कर रहे हैं। तो 1 kg सॉलिड जितने हीट पर वो लिक्विड में चेंज हुआ तो वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगी। अब अगर बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर वेपर्स एट लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स, जहाँ पर जो है लिक्विड वो वेपर्स बनाने लग जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है फिर? ये है 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेज, यानी कि हमारे पास अब क्या है, सबसे पहले हमने क्या बनाया, सॉलिड से लिक्विड बनाया। सॉलिड से लिक्विड बनाया तो उसमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में जितनी हमको हीट की रिक्वायरमेंट हुई वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो गई। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हुई, 1 kg लिक्विड को हमने गैस में चेंज करा, तो उस लिए हमें जितनी भी हमें हीट की रिक्वायरमेंट हुई वो उसकी वेपराइजेशन की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेपर से ही तो होता है, वेपर प्रोसेस ही तो होती है बीच में। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेज इज कॉल्ड इट सब्लिमेशन। सॉलिड को हम डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं वेपर में हीट करके, और वेपर को हम चेंज कर रहे हैं सॉलिड में कूलिंग करके। हम लिक्विड वाली स्टेज में नहीं जा रहे, ठीक है, लिक्विड हमने नहीं बनाना है, यानी कि सॉलिड से हम डायरेक्ट बना रहे हैं वेपर, और वेपर को हम ठंडा करके बना रहे हैं सॉलिड। लिक्विड का यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो ये वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, सब्लिमेशन हो जाएगी। इसका एग्जांपल होता है कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन बॉस। कपूर का एग्जांपल सबने देखा होगा कि कपूर एकदम हम डालते हैं तो वो एकदम जब जलाते हैं तो वो बिना लिक्विड स्टेज में आए एकदम से गैसियस स्टेज में जो है कन्वर्ट हो जाता है।
अब देख लेते हैं कि प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या होता है, यानी कि प्रेशर क्या रोल प्ले करता है हर किसी चीज़ पर। अगर हम बात करें प्रेशर क्या रोल प्ले कर रहा है, तो सबसे पहले तो गैसों की बात कर लेते हैं, जैसे कि एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि ईंधन के रूप में किचन में हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या होती हैं गैसेस पे हम जब अगर प्रेशर करेंगे, प्रेशर करने के बाद वो लिक्विड में चेंज होगी और उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब जैसा कि हम सभी को पता है कि जो लिक्विड है उसका जो है आकार यानी कि शेप तो निश्चित नहीं होता, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम उसका निश्चित होता है, और इसीलिए ये दृढ़ नहीं होते, ये लिक्विड होते हैं यानी कि तरल होते हैं। अब जो गैस है हमारी, वो उन गैसेस में ठोस, द्रव और गैस तीनों का डिफ्यूज़न पॉसिबल होता है। ठीक है, तीनों का डिफ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से मूवमेंट इधर उधर करते रहते हैं। अब मोर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो वो गैसेस में होती हैं, जैसे कि एलपीजी अभी मैंने बताया, हॉस्पिटल्स में O2 हो गई, हॉस्पिटल्स में, व्हीकल में CNG हो गई। तो इसमें क्या होता है, विसरण इसमें तेज़ी से होता है। विसरण यानी कि डिफ्यूज़न इसमें तेज़ी से होता है। कंप्रेस करके हमने इसको गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर लिया है। अब देख लेते हैं इवेपोरेशन की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे एक कोई भी ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड जो है वेपर्स जनरेट करने लग जाता है, वेपर बनने लग जाती है उसकी, तो वो इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन के फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। इसे समझ लेते हैं, अगर हम अपना सरफेस एरिया को बड़ा करेंगे तो इवेपोरेशन कैसे होगा। अगर हमने वाटर रखा है एक प्लेट में, और अगर हमने वही वाटर उतना ही अमाउंट में हमने कप में वाटर रखा है, तो सबसे पहले वाटर इवेपोरेट कहाँ का होगा, प्लेट वाला वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा। इसीलिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अगर हमने वाटर को, ग्लास में वाटर को हमने रखा है हाई टेम्परेचर में, और वहीं हमने दूसरे ग्लास को रखा है लो टेम्परेचर में, तो हाई टेम्परेचर वाला जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। जैसे कि एक को हमने सनलाइट में रख दिया और एक को हमने ऐसे ही रख दिया डार्क में। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है कि वातावरण में कितनी आर्द्रता है, यानी कि कितना उसमें वाटर प्रेजेंट है। जैसे कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अगर गर्मियों का मौसम होता है तो गर्मियों के मौसम में हमारे जो है क्लोथ्स वो जल्दी सूखते हैं, जबकि ठंडों में वो देर में सूखते हैं। तो अगर जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी ही कम होगी। विंड का यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि बहती हुई हवा अगर चलेगी तो उसमें इवेपोरेशन जल्दी होगा, जबकि हवा नहीं चलेगी तो इवेपोरेशन देर से होगा। Evaporation always causes cooling. The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, take latent heat, the heat of vaporization from surrounding, which on losing heat gets cool. इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हमने एक फ्राई पैन लिया और वो फ्राई पैन गर्म है हल्का सा, उस पर हमने डाले वाटर जब हमने डाला तो वाटर भाप बन के इवेपोरेट होके उड़ जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक आवाज़ भी आएगी। तो जो वाटर जो है वो यहाँ पर जब आया तो उसने इस हीट का यूज़ करा इवेपोरेशन की प्रोसेस में, और इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो वही इस पर लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं इसका, जैसे कि ये हमारी पाम है, तो इस पर अगर हम एसीटोन डालेंगे तो एसीटोन बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वो होता ठंडा है, लेकिन क्योंकि हमारी हथेली गर्म है तो इस पर वो गिरते ही सीधे उड़ जाता है। तो हमारे हैंड की हीट का यूज़ करा उसने उड़ने में, ठीक है, उसके बाहर निकलने में, लेकिन हमारी जो है हथेली वो जो है पाम ठंडी हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग।
स्टेट ऑफ मैटर्स में हमने बात कर ली सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अब है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है फोर्थ हमारा पार्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर का। इट इज़ हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसी आयोनाइज्ड गैस होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे, पॉजिटिव चार्ज आयन भी और नेगेटिव चार्ज आयन भी उतने ही होंगे, जैसे कि लाइटनिंग, स्टार्स, ETC, ये सब प्लाज्मा के एग्जाम्पल हैं। फोर्थ हमारा फिफ्थ पार्ट है जो है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटम्स पार्टिकल्स कूल टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। न्यूट्रल स्टार, लिक्विड, हीलियम। ये एक ऐसी स्टेज है जो कि एक एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर वो क्या होती है, कूल डाउन होती है। न्यूट्रॉन स्टार, लिक्विड, हीलियम इसके एग्जाम्पल हैं। अब देख लेते हैं चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट, यानी कि केल्विन से सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना और सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। ये आपको याद रखना है कि सेल्सियस डिग्री या फिर केल्विन माइनस 273 डिग्री। इससे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। अगर एक एग्जांपल ले ले, 470 केल्विन है, इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 470 माइनस 273, इस तरह से हम इसे कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 197। सिमिलरली इसको हम माइनस कर लेंगे, ये आ रहा है सेकेंड वाला 173 केल्विन का डिग्री सेल्सियस में माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। Solid carbon dioxide is called dry ice because when it heated it turns into direct to gas without turning into liquid। ये अभी हम पढ़ चुके हैं। इसका एग्जांपल जो है कि ये कैसे होता है। Why do we keep ether and acetone at cool place? The liquids are easily evaporates at room temperature and ether and acetone are inflammable. It means they catch fire at room temperature. That's the reason we store these liquids in cool place। यही रीज़न है कि हम इन्हें cool place पर रखते हैं। How do we liquefy the gases? Gases can be liquefied by increasing the pressure and decreasing the temperature. Increasing the pressure will bring the particles closer and cooling will cause the particles to lose energy. Then the space between particles decrease and gas become in liquid state. Why do we wear cotton clothes in summer? During summer we sweat more and cotton is a good observer of water, help in observing sweat and exposing it to the outer atmosphere for evaporation. During evaporation our body also lose latent heat of vaporization and we feel cool. Why ice cool better than water at 0 degree Celsius? Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? Ice at 273 Kelvin would absorb latent heat of fusion as well as heat energy, but water 273 Kelvin would just absorb heat energy. It means ice absorb more heat as compared to water at same temperature. सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सब्बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम? स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सब्बर्न एज इट हिडन लेटेंट एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन, बट वाटर डज नॉट हैव एनी हिडन हीट। इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट एंड इसके बाद हम करेंगे इसी चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।